नमस्कार। मुख्य परीक्षा में लेखन हो या निबंध लेखन हो, समय के साथ में दीर्घकालीन रणनीति से विकसित होते हैं। निबंध लेखन एक कला है और ये कला अभ्यास से विकसित होती है। और इस कला के लिए क्या चाहिए? किसी कलाकार के लिए, जैसे कोई कुम्हार है और उसको मूर्ति बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल, यानी कि कच्ची जो मिट्टी है वो चाहिए। तो इसी तरीके से दोस्तों, निबंध लेखन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास में सामग्री हो, और वो सामग्री बहुत ही उम्दा किस्म की हो। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि निबंध लेखन में किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप एक बहुत ही अच्छा और आदर्श निबंध लिख सकें। तो दोस्तों, निबंध को लेकर के हम सब की जो गलतफहमी है वो ये है कि निबंध का मतलब है बंधन रहित, तो जो मर्जी हो वो लिख दो, जो पढ़ रखा है उसको लिख करके आ जाओ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। निबंध लेखन का मतलब है जो विषय आपको दिया गया है उस विषय पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निजी विचारों के, बिना किसी अतिराव के, बिना किसी सनक के, बिना किसी झुकाव के, बिना कोई संकुचित दृष्टिकोण के अपनी बात इस तरीके से कहो जिस बात में वैज्ञानिकता हो, जिसमें मानववाद की बात हो, जिसमें तर्कवाद की बात हो, जिसमें बातों में क्रमिकता हो, जिसमें बातों में संक्षिप्तता हो, जिसमें बातों में पृष्ठ पेषण दोष नहीं हो। पृष्ठ पेषण का दोष का मतलब एक ही कही हुई बात पे बार बार जोर देना या बार बार कहना। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस बात को आप सिद्ध करो। संघ लोक सेवा आयोग में निबंध का जो विषय है वो बहुत ही व्यापक रेंज लिए होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग की जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें निबंध का दायरा निश्चित होता है। कैसे? महिला सशक्तिकरण पे पूछ लिया, शिक्षा पे पूछ लिया, नक्सलवाद और आतंकवाद पे पूछ लिया, और सामाजिक समस्या पे पूछ लिया, आर्थिक उदारीकरण या निजीकरण पे पूछ लिया, पर्यावरण पे पूछ लिया। तो कहने का मतलब राज्य प्रशासनिक सेवाओं में जो निबंध का प्रश्न पत्र होता है वो इस स्तर का नहीं होता जितना संघ लोक सेवा आयोग का होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य लोक सेवा आयोग में जो निबंध पूछे जाते हैं उनमें भी निबंध का स्तर बढ़ता जा रहा है। और बात ये नहीं है कि निबंध का स्तर कैसा है, बात यह है कि जो आपसे पूछा गया हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो और चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसमें आप उत्तर कैसे देते हैं। तो हम देखेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों, निबंध के लिए हम जैसे बात करते हैं, सबसे पहले तो दार्शनिक निबंध होते हैं। दार्शनिक निबंध में क्या करते हैं, वो एक पंक्ति दे देते हैं जो जीवन का सार है, जो जीवन का मर्म है। अब उस पंक्ति के पास में अपने लिए लिखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और आपको लगे कि उस विषय पर आपकी पकड़ नहीं है, आपकी दर्शन शास्त्रीय समझ कम है, या दर्शन शास्त्र की आपके पास में शब्दावली नहीं है, तो आप उस विषय पे छेड़ने की उसको कोशिश ना करें। तो दार्शनिक निबंध में एक पंक्ति हो जाती है, उसका भाव विस्तार करना होता है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस चीज को कहना होता है। जैसे पंक्ति दे दी कि सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो आप सत्य को प्रस्फुटित करो कि सत्य क्या होता है, सत्य किस रूप में होता है, सत्य किसे माना जाता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों की जो बात है सत्य में, उसको सार रूप से बताओ कि सब सत्य ही है। फिर जीना और सीखना, जीना किसे कहते हैं और सीखना किसे कहते हैं, इसको बताओ आप। क्योंकि उस जो शब्द दिया है उसी को आप सुक्ति को प्रस्फुटित करोगे, उस एक आधार वाक्य लेते हुए आप अपनी बात को कहोगे। फिर सत्य कैसे जिया जाता, आप उदाहरण बताओगे कि महात्मा गांधी जी ने, नेल्सन मंडेला ने, जो विश्व में जितने भी बड़े महान पुरुष हुए हैं, चाहे ऐतिहासिक बात करें, भगवान बुद्ध की बात कर लीजिए, महावीर जी की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, पूरी दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए उनकी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताओ कि उन्होंने सिर्फ कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा। उन्होंने जो बात की वो अपने निजी जीवन के अंदर 100% उसकी अनुपालना की। तो इस तरीके से उदाहरणों के माध्यम से आप बताओ कि सत्य जो है वो सिखाने की चीज़ नहीं है। तो सिखाया क्या जाता है, ये बताओ कि ये चीज़ें हैं सिखाई जा सकती है, लेकिन सत्य सिखाया नहीं जा सकता। सत्य कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, सत्य व्यवहारिक पक्ष है, और व्यवहारिक पक्ष कैसे हैं वो आपको बताओ। तो दार्शनिक जो विषय है इसको थोड़ा सा
छेड़ना मुश्किल काम होता है अगर आपकी दर्शन शास्त्र जैसी समझ नहीं है और आपको भाव विस्तार देना नहीं आता, पलवन करना नहीं आता, बात जो छोटी सी बात है उसको रबड़ की पट्टी की तरह खींचना नहीं आता, तो दार्शनिक और जो साहित्यिक जो निबंध है उन पे आप थोड़ी सी अवॉइड करें। अगर किसी और मुद्दे पे लिख सकते हैं, आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी है, आप बात को विस्तार कर सकते हैं, तो आप साहित्यिक और दार्शनिक जो निबंध है वो जरूर लिखिए। नहीं तो जो राजनीतिक निबंध है, जो आर्थिक निबंध है, जो सामाजिक निबंध है, वो आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक निबंध। तो राजनीतिक निबंध में क्या है दोस्तों, जिसको भी भारत के संविधान की, राज्य व्यवस्था की, विश्व में तुलनात्मक जो राजनीति है उसकी समझ है, तो राजनीतिक निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है। और राजनीति का जो दायरा है वो भी बहुत ही वाइड नहीं है, बहुत विस्तृत नहीं है। कैसे नहीं है कि भारत की राजनीति की बात करें तो दायरे निश्चित है कि भारतीय लोकतंत्र इतने सालों में क्या खोया, इतने पाया। तो भारतीय लोकतंत्र की संपूर्ण उपलब्धियां आपको पता होनी चाहिए। और भारतीय लोकतंत्र क्यों सफल है, तो 10-15 पॉइंट होने चाहिए जिससे आप बता सको कि ये पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र परिपक्व है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण में जो बाधाएं हैं, जातिवाद की बाधा हो गई, नक्सलवाद की बाधा हो गई, आतंकवाद की जो बाधा हो गई, क्षेत्रीयता की जो बाधा हो गई, जो बाधाएं हैं राष्ट्रीय एकीकरण में, वो आपको पता होनी चाहिए। और उनका जो समाधान है कि राष्ट्रीय एकीकरण में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन चीज़ों से हम कैसे निजात पाएं, तभी आपकी लोकतंत्र में क्या हो रहा है, वर्तमान की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप निबंध का टॉपिक भले ही परंपरागत हो, लेकिन आप अपनी बात, जैसे चुनाव सुधार की बात करें, चुनाव सुधार में आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव सुधार में अभी क्या अपडेट हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी इन दिनों क्या किया है इसको लेकर के। तो राजनीतिक जो मुद्दे हैं, राजनीतिक निबंध जो है उसमें परंपरागत जो चीज़ें हैं वो तो आप बताओ, लेकिन समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और किसी भी विषय को समसामयिकता से जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उत्तर में राजनीतिक निबंध हो या सामाजिक निबंध हो, कोई भी निबंध हो, उसमें समग्रता होनी बहुत ही जरूरी है। बहुत बार क्या विषय दे दिया आतंकवाद और हमने उसको संकुचित कर लिया। संकुचित कैसे कर लिया कि हमने उस पर सिर्फ भारत में आतंकवाद की बात कर दी। वो बात करते हैं आर्थिक सुधार की और हम भारत के रेफरेंस पे कर देते हैं, जबकि आर्थिक उदारीकरण हो, वैश्वीकरण हो, एक समग्र चिंतन के रूप में है। इसी तरीके से बात कर दी पर्यावरण संकट की, हम बात कर रहे हैं भारत की, अरे भाई उसने भारत का कहा ही नहीं, उसने पर्यावरण संकट का कहा है। तो भारत पे फोकस आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा जो करनी है पर्यावरण संकट पे, वो समग्र चर्चा करनी है। इसी तरीके से अगर महिला सशक्तिकरण है तो महिला सशक्तिकरण पूरी दुनिया में किस रूप से महिला सशक्तिकरण हो रहा है और क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो समग्र चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग हो और चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, निबंध लेखन की कला के माध्यम से वो देखना चाहते हैं कि किसी भी विषय पर आपकी समझ कितनी गहरी है, आपके बात कहने का तरीका क्या है, भारत सरकार की नीतियाँ, भारत सरकार की मशीनरी पे आपका क्या दृष्टिकोण है, न्यायपालिका के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, वर्तमान में जो बदलाव आ रहे हैं उनके प्रति आपका दृष्टिकोण कितना तार्किक है, कितना आशावादी है, आपका जो नजरिया है बात कहने का, आप किस रूप में कहते हो, आप पूर्वाग्रह के साथ में कहते हो, आप किसी सनक के साथ में कहते हो, आप किसी एक पक्ष से झुकाव के साथ में कहते हो, या आप बात जो कहते हो कबीर की तरह कहते हो, जो खरी खरी है। कबीर खरी कह सकता है, लेकिन आप खरी में भी कहते हुए, निराशा की बात करते हुए भी उसमें एक बहुत बड़ी आशा का संकेत देते हुए आप निबंध कैसे लिखा जाता दोस्तों। सबसे पहले कोई भी जो निबंध है, आप एक निर्धारित फॉर्मेट रखो कि मुझे ऐसे लिखना निबंध के अंदर। तो सबसे पहले भी कोई भी विषय आपको पूछा जा रहा है, निबंध का जो विषय है उसको समग्र रूप से उस टॉपिक को, जो आपका विषय है, उसको शुरुआत में 3 पंक्तियों के अंदर सार रूप के अंदर बताओ। जैसे पर्यावरण संकट पूछ ले तो पर्यावरण संकट की शुरुआत की जो पंक्तियां आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके निबंध का समग्र सार रूप हो जाए, इस तरीके से वो पंक्तियां होनी चाहिए। नारी सशक्तिकरण की बात आ जाए तो नारी सशक्तिकरण को इस तरीके से आप परिभाषित करो 2 पंक्तियों के अंदर, उसमें आप बताओ कि नारी सशक्तिकरण है क्या। आप शुरुआत के अंदर बताओ नारी सशक्तिकरण एक विचारधारा नहीं, एक विचार है जो नारी जगत के समग्र विकास पर आधारित
इस तरीके से आप भावों को विस्तार देते हुए हर टॉपिक पे आप तैयार कर लो, 20-25 टॉपिक पे आप तैयार करो कि ये विषय लिखना है, तो इसका जो कोर पॉइंट है बिल्कुल वो कोर पॉइंट आप उसके अंदर लिख लो। तो निबंध के अंदर क्या करना है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर कोई भी जो समस्या है, कोई विषय वस्तु है, उसको धीरे धीरे खोलना है। जैसे भ्रष्टाचार है, तो सबसे पहले तो आप बताओ कि भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार है क्या, भ्रष्टाचार का अर्थ बताओ, आपके भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार है। फिर आप बताओ भ्रष्टाचार का प्राचीन रेफरेंस बताओ, आप बताओ जैसे कौटिल्य भ्रष्टाचार पे क्या कहते हैं, बाइबल में अगर उल्लेख है, पुराने धर्म ग्रंथों में कहीं उल्लेख है, तो भ्रष्टाचार की जो ऐतिहासिक जो बातें हैं वो आप बताओ कि सब प्राचीन काल से ये भ्रष्टाचार है। ठीक है, फिर ब्रिटिश राज से जोड़ते, फिर आधुनिक काल के अंदर आओ, फिर वर्तमान के अंदर बताओ वर्तमान के अंदर भ्रष्टाचार सर्वव्यापक रूप में है क्या, कहाँ कहाँ है, कोई बड़े उदाहरणों के माध्यम से आप बताओ कि साहब ये भ्रष्टाचार है। फिर आप बताओ राजनीतिक भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के जो समग्र रूप है उनकी चर्चा करनी है। फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बता दो कि ये इसकी जो भयावहता है। फिर बताओ कि साहब क्या सरकार ने कुछ नहीं किया क्या, फिर कहो साहब सरकार ने ये किया है, तो उसमें लोकपाल की बात कर दो, उसमें सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है उसकी बात कर दो, भारतीय दंड संहिता भ्रष्टाचार पे क्या कहती है उससे संबंधित बातें बता दो, एज ए स्ट्रक्चर यानी कौन कौन सी संरचनाएं काम कर रही है, एज ए प्रोसीजर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो, और एज ए बिहेवियर गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया, उन सारे चेंज की चर्चा कर दो, सोशल ऑडिटिंग की बात कर दो, पब्लिक चॉइस जो है उसकी बात कर दो, नागरिक सिटीजन चार्टरशिप है उसकी बात कर दो, और सामाजिक जो आंदोलन है आप उनकी चर्चा कर दो, सोशल मीडिया का जो प्रयोग है उनकी चर्चा कर दो, सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसकी चर्चा कर दो। तो समग्र चर्चा कर दो कि सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। अब आप आओ कि सिर्फ सरकार ही पर्याप्त नहीं है, जनता का आंदोलन है, जनता को आगे आना होगा, जनता को खुद को इस चीज़ को कसम लेनी होगी, ये बात तय करनी होगी कि हमें रिश्वत नहीं देनी है। तो एक आंदोलन के रूप में कुशल नेतृत्व में देश के जो नेता है उनको आदर्श रखने पड़ेंगे, प्रशासनिक तंत्र जो है उसको सूचिपूर्ण बनाना पड़ेगा, और सिर्फ ये कानून के भरोसे नहीं हो सकता। सरकार को जहाँ एक तरफ सूचना और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन संभावनाओं को ही खत्म कर दो, जहाँ सविवेक की शक्तियाँ उनको ही खत्म कर दो, जहाँ भ्रष्टाचार की संभावनाएं रहे ही नहीं, और जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ भी आप इस बात को देखो कि स्वविवेक की शक्तियाँ कम से कम हो। और जैसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम आया, सीमा तय कर दो, जैसे जीएसटी कानून है, तो जीएसटी कानून में भ्रष्टाचार कम हो गया, नहीं के बराबर, तो क्यों कम हो गया, चीज़ों को ऑनलाइन कर दो। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तब भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं। जैसे आप कह सकते हो कि भारत सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम किया है आयकर विभाग के अंदर, जब जिस व्यक्ति का असेसमेंट हो रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा, और जो अधिकारी कर रहा है उसके लिए भी जिसका असेसमेंट कर रहा है वो एक सब्जेक्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति कौन है, उससे आप फिजिकली संपर्क कर ही नहीं सकते। तो तौर तरीकों के अंदर इस तरीके से बदलाव लाओ कि भ्रष्टाचार के लिए कोई संभावनाएं ही नहीं रहे। तो इसको केवल कानून से नहीं बदला जा सकता, इसके लिए सरकार को समग्र नीति बनाने की जरूरत है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है, मीडिया की बहुत अच्छी भूमिका है, न्यायपालिका बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। दूसरा सर, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। आप इस तरीके की भाषा लिखो कि भ्रष्टाचार खत्म होता जा रहा है, उसका जो विभत्स रूप है, तो एक दीर्घकालीन समस्या है, इसका जो समाधान है वो भी दीर्घकाल में ही नजर आएगा। लेकिन विश्वास है, आस्था है कि वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो जो जनता की जागरूकता बढ़ेगी, तो इस तरीके से आशावादी पुट का एक तड़का देते हुए किसी भी निबंध का समापन आप कर सकते हैं। तो निबंध का जो दृष्टिकोण है, जैसे ये इसमें अगर भारत में भ्रष्टाचार कह दे तो समग्र भारत की चर्चा करनी है, और अगर सिंपल कहे किसी रूप के अंदर जहां भारत शब्द की बात नहीं हो तो वहां कोई बंधन नहीं है, आप फ्री है। पूरी दुनिया की जो देश है उनकी तुलना कीजिए, एक चाइना है और जो देश है, यूरोपीय देशों को भी बताइए कि यूरोपीय देश भी कोई अछूते नहीं है, आए दिन जेल होती रहती है उनको। तो इस तरीके से अपने जो दायरा है उसको संकुचित मत कीजिए। जिस तरीके से परीक्षक पूछ रहा है, अगर परीक्षक कह रहा है कि भारत, तो भारत पे ज़्यादा चर्चा करो, 10% जो चर्चा है वैश्विक रेफरेंस की भी कर सकते हैं।
इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, निबंध के अंदर मैंने बताया जैसे क्रमिकता होनी चाहिए, बात के अंदर वैज्ञानिकता होनी चाहिए, समसामयिकता होनी चाहिए, उत्तर में समग्रता होनी चाहिए। किसी भी विषय पर निबंध पूछे ना तो आप ये मान करके चलो कि मुझे इस निबंध के अंदर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, कानूनी समग्र पक्षों की चर्चा करनी है। हम क्या करते हैं, निबंध लिखते समय किसी एक पक्ष पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर देते हैं, तो किसी भी विषय, किसी भी समस्या का जो कारण है वो एक नहीं होता। समस्या बहुविमीय होती है, बहुपृष्ठभूमि होती है उसके पीछे। तो चर्चा जब करनी है तो उसके लिए आप समग्र जो चर्चा है वो करो। आर्थिक निबंध की बात करते हैं तो आर्थिक निबंध में भी दोस्तों क्या है, आपके पास में तथ्य चाहिए। आर्थिक निबंध के अंदर इतने भाव विस्तार की जगह नहीं होती, इतनी मौलिकता की जरूरत नहीं होती। जो चीज आपने पढ़ रखी है उसका संक्षेपण करते हुए बात को आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन अर्थशास्त्र के लिए आपके पास में दोस्तों तथ्य जरूर होने चाहिए। तथ्य होंगे तो आपकी जो बात है आप तर्क संगत रख पाओगे, क्योंकि अर्थशास्त्र में रबड़ की पट्टी की तरह बातों को आप खींच नहीं सकते। अर्थशास्त्र गणित की तरह है, जो बात है वो है। अर्थशास्त्र में जैसे आर्थिक उदारीकरण पूछे तो आपके पास में समग्र लेखा होना चाहिए, कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिनके रेफरेंस के अंदर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, आर्थिक उदारीकरण का पूरी दुनिया में हलचल के रूप में कैसे आगमन हुआ वो बताओ, क्या कर दिया आर्थिक उदारीकरण ने, क्या क्या 8-10 पॉइंट बताओ कि आर्थिक उदारीकरण की वजह से ये सुधार हो गए। फिर आप बताओ आर्थिक उदारीकरण क्या सबको फायदा दे पाया, तो फिर बताओ कि आर्थिक उदारीकरण के ये फायदे हुए लेकिन इसने विषमता को बढ़ावा दिया। कैसे विषमता को बढ़ावा दिया, तो आप बताओ कि आर्थिक उदारीकरण की वजह से ये चीजें हुई है। फिर आप बताओ कि आर्थिक जो उदारीकरण है उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, तो फिर बताओ कि आर्थिक उदारीकरण जो है उसका चेहरा मानवीय होना चाहिए। तो चेहरा मानवीय हो तो उसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में जब आप लिखोगे कोई चीज है, आप लेमैन की तरह बात नहीं कर सकते अर्थशास्त्र के अंदर। जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में आपकी भाषा सरल हो सकती है, लेकिन जब आप अर्थशास्त्र से संबंधित बात करोगे तो आपके पास में फिगर होने चाहिए। फिगर कैसे होने चाहिए आपके पास में, जैसे आप बात कर रहे हो भूमि अधिग्रहण कानून की अगर बात कर रहे हैं तो आपके पास में टू द पॉइंट एक एक पॉइंट होना चाहिए, आपके पास में तथ्य होने चाहिए, है ना। अगर कोई विदेशी कर्ज की बात हो तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार ने कहाँ कहाँ से कितना कितना कर्ज ले रखा है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो क्या क्या कह रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था की जब बात हो तो सारी रिपोर्ट्स क्या कह रही है उससे आपकी बात बढ़ जाएगी। आर्थिक सर्वे में जो कोई तथ्य है आपके पास में है उसकी बात कर सकते हैं कि आर्थिक सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आप इस तरीके से तो अपनी जो बात है वो कह सकते हैं। तो कहने का जो सारांश है वो है कि मुख्य परीक्षा के अंदर आपके पास में तथ्य होने चाहिए और जो आप चीज़ पढ़ रखी उसमें पल्लवन की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। आप जो अपनी बात कहो एक निर्धारित पैटर्न रखो कि मुझे समस्या बतानी है, फिर ये करना, फिर ये करना, अंत के अंदर ये करना है। तो आप कम से कम घर पे 20-25 निबंध लिख करके आप उनका अभ्यास करो। उस अभ्यास से ये जो निबंध लेखन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये निबंध लेखन एक कला है और मुख्य परीक्षा में ये ना केवल सिर्फ निबंध के लिए काम की है बल्कि जो सामान्य प्रश्न पत्र है उनमें भी ये कला उतनी ही काम की है। तो दोस्तों, निबंध लेखन का जो ये वीडियो है थोड़ा लंबा होता जा रहा है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिक्रिया देकर के मनोबल बढ़ाइए और आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं ताकि मैं और वीडियो बना सकूं।